नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज बाल विकास एवं शिक्षण विधि का 14वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम लोगों ने 13 प्रैक्टिस सेट जो है बाल विकास का पढ़ा है। अगर आप किसी भी प्रैक्टिस सेट को अगर नहीं देख पाए हैं तो आप जाकर चैनल में एंटर करेंगे तो वहां पर प्लेलिस्ट मिलेगा। सभी का प्लेलिस्ट अलग अलग है हर सब्जेक्ट का। आप CDP में अगर जाएंगे तो वहाँ पर आपको सब सीरियल से आपको मिलेगा। 1 से लेकर जितने भी जो है कि प्रैक्टिस सेट हो रहे हैं सबको हम ऐड करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि आपको सीरियल वाइज आपको मिल जाएगा। तो आप कोई भी प्रैक्टिस सेट वहाँ पर देख सकते हैं, या EVS का हो जाए या तो आप हिंदी का भी देख सकते हैं। हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट है, वहाँ पर मैथ का भी प्रैक्टिस सेट है। सबका जो है लाइन से प्रैक्टिस सेट उसमें ऐड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना जो है 14वां प्रैक्टिस सेट जो बाल विकास का है। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापन के उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है। कौन सा मापन के उपकरण के लिए? पहला ऑप्शन है कि विश्वसनीयता है, B है कि वैधता है, C है वस्तुनिष्ठता, D मानक है। कौन सा? मानक है। देखिए विश्वसनीयता किसी के लिए जो है उपयोगी हो सकता है, और वैधता भी है और वस्तुनिष्ठ भी मानक, मगर यहाँ पे जो है आपका सर्वाधिक जो है वांछनीय कौन सा होगा, जो सबसे महत्वपूर्ण कौन सा होगा? देखिए सबसे महत्वपूर्ण आपका है किसी के व्यापन के लिए अगर उसका गुण है या गुणों का जो है मापन किया जा रहा है, तो उसमें के मापन में यानी कि उसके प्रयोग करने हुए मापन का प्रयोग आप करते हैं तो उस मापन में सबसे ज़्यादा वैधता आनी चाहिए। किसमें? वैध आना चाहिए। अगर वह गुण वैध है तो कह सकते हैं उसकी वैधता जो है सर्वाधिक जो है मापन है। कौन सी? वैधता। यानी किसी भी उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय अगर प्रयोग किया जाए तो वैधता का उपयोग किया जाएगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अगले क्वेश्चन में चलें। दूसरा क्वेश्चन है कि थ्रस्टन तथा लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित? कौन है? थ्रस्टन है और लिकर्ट है। पहला ऑप्शन है कि बुद्धि का, अभिवृत्ति का और मूल्य का और व्यक्तित्व का। देखिए थ्रस्टन जो है यह अभिवृत्ति के लिए है। कौन सी? मापन के लिए। यहाँ पे मापन का प्रयोग किया जाएगा। अगर बुद्धि की बात की जाए तो यह समूह जो है कारक की बुद्धि का सिद्धांत दिए है थ्रस्टन, मगर यहाँ पर जो है यह अभिवृत्ति का जो इनको मापन किया जाएगा। कौन सा? अभिवृत्ति का मापन करेंगे। यह 1927 में, कैसे 1927 में थ्रस्टन ने अभिवृत्ति के मापन के लिए जो है तुलनात्मक जो है निर्णय किए थे, जबकि 1932 में, किसमें? 1932 में जो है लिकार्ट ने किया था। कौन से? लिकार्ट ने किया था। तो इन दोनों ने जो है कि एक अभिवृत्ति मापन के लिए यानी कि जो अभिवृत्ति की मापन की जो योग जो है निर्धारित किया था, इस विधि के आधार पर किया था कि यह जो है कि व्यक्तित्व के जो है अभिवृत्ति का जो है मापन किया जाए। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि तीसरा है उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है? कौन सा? उत्सुकता परीक्षण। पहला ऑप्शन है सृजनात्मकता का या अभिप्रेरणा का या रुचि का, और D है कि बुद्धि का। कौन सा? बुद्धि का। उत्सुकता अगर परीक्षण की बात की जाए तो यह सृजनात्मकता से संबंधित है। किससे? सृजनात्मक से। जबकि मोटिवेशन जो अभिप्रेरणा है, यह जो है अभिप्रेरणा जो है और रुचि जो है बुद्धि है, इससे अलग है। क्योंकि सृजनात्मक यानी कि जो उत्सुक होगा, जो है कि अंदर से जो प्रेरित होगा बच्चा, वह उत्सुक होने के लिए सृजनात्मक की जरूरत हो। सृजनात्मक में जैसे कि एक मनोवैज्ञानिक है बोरोन, कौन सा? बेरेन भी कर सकते हैं। इनको जो है इन्होंने सृजनशील बालकों के लिए जो है विशेषता बताई थी। तो कई विशेषताएं इन्होंने बताई थी, जैसे कि पहला विशेषता था, एक है स्वतंत्र निर्णय। कौन सा? स्वतंत्र निर्णय वाला लेने वाला बालक हो, या जटिल कर सकते हैं, जटिल समस्याओं या रुचि में उत्पन्न करने वाला बालक हो, या दूसरा कर सकते हैं। और तीसरा कर सकते हैं कि मौलिकता से। कौन सा? मौलिकता से इसका जो है परिपूर्ण हो, या उत्सुकता हो, जो है उत्सुकता परीक्षण। तो यह जो उत्सुकता परीक्षण है यह सृजनात्मकता से ही संबंधित है। तो यहाँ पे बोरेन जो है मनोवैज्ञानिक बोरेन जो है इन्होंने इसमें बताया था। एक और है कि एक साथ अनेक समस्याओं पर जो है ध्यान केंद्रित करने की जो क्षमता होती है वह भी इसके अंतर्गत होती है। तो तीसरा का आंसर आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चौथा है निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? देखिए यहाँ पे आपको सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। देखिए अभी हमने बताया कि मौलिकता जो होती है वह सृजनात्मकता से संबंधित होती है, जबकि एक प्रवाह है, प्रवाह भी यानी कि धारा प्रवाह एक प्रकार से कह सकते हैं प्रवाह है, तो वह भी मौलिकता से संबंधित यानी सृजनात्मकता से संबंधित होती है। और मितव्ययी जो होता है, मितव्ययी जो है यह सृजनात्मकता से संबंधित इसका गुण नहीं है। तो यह गुण नहीं है कह सकते हैं, यह नहीं ऑप्शन में है। उपयोगिता यानी कि बालक की जो उपयोगिता है उसमें जो है सृजनात्मक होने में जो है उपयोगिता भी है। तो आंसर जो है चौथा का आपका C वाला विकल्प सही हो जाएगा कि नहीं पूछा है, और सृजनात्मकता से जो है संबंधित है वह मौलिक है, प्रवाह है, उपयोगिता है, ये सभी संबंधित है। जबकि मितव्ययी जो होता है यह संबंधित नहीं होता है। ठीक,
अगला क्वेश्चन है कि पांचवा है कि गैने निम्न में से किससे संबंधित है। पहला है अधिगम श्रेणी क्रम से, और बी है कि अधिगम के सिद्धांत से, सी है अधिगम का मूल्यांकन से, डी है कि अधिगम प्रबंधन से। देखिए गैने जो है, क्या गैने महोदय है, गैने जो है एक जो है अधिगम का सिद्धांत दिए हैं। तो अधिगम के सिद्धांत में सभी तो अधिगम के सिद्धांत है, मगर अधिगम में उन्होंने कौन सा जो है सिद्धांत दिया है, वह अधिगम का श्रेणी क्रम का सिद्धांत दिया है। कौन सा? गैने महोदय ने अधिगम का क्षेत्रीय कह सकते हैं या श्रेणी क्रम कह सकते हैं, उसको द्वारा जो है सिद्धांत दिया गया है। इन्होंने लिखित जो है एक एक किताब में लिखा है कि द कंडीशन ऑफ लर्निंग, कौन सा? द कंडीशन, कौन सा? कंडीशन, द कंडीशन ऑफ लर्निंग, कौन सा? ऑफ जो है लर्निंग, और लर्निंग आप इसको लिख लीजिएगा, द कंडीशन ऑफ लर्निंग। इन्होंने जो है कि सिद्धांत दिया। तो इसमें जो है इस पुस्तक में इन्होंने बताया कि जो सीखने की मूल जो है प्रक्रिया होती है वह कई भागों में होती है। तो इन्होंने 8 भाग बताया। कितना? 8 भाग बताया। गैने महोदय ने जो है अधिगम श्रेणी का क्रम बताया। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक में 8 क्रम बताए इन्होंने। कौन से? 8 क्रम बताया। जो है पहला, इसको क्रम हम आपको नोट कराते हैं। जो पहला क्रम बताया इन्होंने, कौन सा? संकेत का, कौन सा? संकेत जो है अधिगम बताया। कौन सा? संकेत जो है अधिगम पहला बताया। जबकि अंतिम जो 8वां क्रम था, इन्होंने समस्या समाधान, कौन सा? समस्या जो है समाधान क्रम बताया। पहला आपको याद रखना है, पहला सबसे जो है निचला जो है संकेत होता है, वह संकेत होता है, और जो है ऊपरी जो है सबसे ऊपर वाला जो है समस्या, कौन सा? समस्या का समाधान है। कौन सा? समस्या का समाधान। तो ये आपको याद रखना है, ठीक। और बीच में और सारी समस्याएं हैं, जैसे सिद्धांत है, प्रत्यक्ष है या बहुभेद है, शाब्दिक अधिगम है, श्रृंखला है, उद्दीपन अनुक्रिया है। ये सभी 8 जो है प्रकार इन्होंने बताए थे। पहला ये कौन सा सिद्धांत दिया, यानी कि अधिगम का श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम से इन्होंने बताया था। तो यहाँ पे जो है पहला वाला जो है ये संकेत वाला जो है प्रथम पद में आएगा, यानी कि सबसे निचला स्तर। इसको जो है प्रथम पद जो हम कर रहे हैं ये निम्न स्तर में। कौन सा? ये निम्न स्तर में। जबकि 8वां जो है उच्च स्तर, ये भी आपको ध्यान रखना है। निम्न स्तर में कौन है? निम्न स्तर में आपका संकेत अधिगम है। जबकि उच्च स्तर जो 8वां स्तर कर रहे हैं, यानी कि नीचे से ऊपर जब जाएंगे तो वह मुख्य स्तर में जो है समाधान, जो ऊपरी स्तर होता है वो समस्या का समाधान या समाधान स्तर में इसको शामिल किया जाता है। तो पहला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि छठवां है कि बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है। कौन सा है? बुद्धि लब्धि के संबंध में। पहला ऑप्शन है कि बौद्धिक आयु में व्युत्क्रमी संबंधी और कलानुक्रमी आयु में प्रत्यक्ष संबंधी, कलानुक्रमी क्रमिक आयु व्युत्क्रमी संबंध, या बौद्धिक तथा कलानुक्रमिक आयु दोनों से प्रत्यक्ष जो है संबंध। देखिए यहाँ पे आप जानते हैं कि आईक्यू लेवल जो होता है वह मेंटल एज, कौन सा? मेंटल एज बते जो है रियल एज होता है, वास्तविक आयु जो होता है। कौन सी? वास्तविक आयु। देखिए अगर जो है कि मेंटल एज जो होता है आपकी, कौन सी? मेंटल एज जो होती है, या कह सकते हैं कि यह जो है कि कह सकते हैं, या बौद्धिक आयु जो होती है वह एक प्रकार की कौन सी एज है? जो आईक्यू लेवल है, आईक्यू लेवल बराबर हो जाएगी मानसिक आयु, मानसिक आयु बटे जो है वास्तविक आयु। जो वास्तविक आयु आपका है वह है कालानुक्रमिक आयु है। कौन से? कालानुक्रमिक आयु जो है वास्तविक आयु के अंतर्गत रखते हैं, ठीक। देखिए आपको बता दें जो है कि वास्तविक जो आयु होती है, कौन सी? वास्तविक जो आयु होती है इसको हम कलानुक्रमिक, कौन से? कलानुक्रमिक जो है, अनुक्रमिक जो है आयु कहते हैं, कलानुक्रमिक आयु कहते हैं। जबकि जो बौद्धिक आयु होता है, जो बौद्धिक आयु है वह मानसिक आयु है। मानसिक मतलब मेंटल एज जो होती है वह बालक की बौद्धिक क्षमता होती है। कौन सा? जो है बौद्धिक क्षमता जो होती है यह जो है आपका मानसिक आयु होता है। कौन सा? मानसिक आयु होता है। तो मानसिक आयु जब आप जानते हैं कि मानसिक आयु जो है आईक्यू लेवल के प्रोपोर्शनल होता है। कौन सा? आईक्यू लेवल के प्रोपोर्शनल, यानी कि उसके जो है कलानुक्रमिक होता है। कौन सी? कलानुक्रमिक होती है। जबकि जो है अगला जो है व्युत्क्रमी संबंधी जो है, यानी कि आपका जो है कि जो मेंटल एज हो गया, उसके बाद वास्तविक आयु जो होती है वह व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर यही आपको ध्यान में रखना है कि जो बौद्धिक आयु है व्युत्क्रमानुपाती होती है, जो कि यह गलत है। कौन सा? पहला विकल्प जो है आपका गलत है, क्योंकि बौद्धिक आयु जो है व्युत्क्रमानुपाती नहीं होती है। आईक्यू लेवल में बौद्धिक जो है प्रोपोर्शनल जो है आईक्यू लेवल होता है, प्रोपोर्शनल जो मेंटल एज होता है। तो ये प्रोपोर्शनल है, तो इसीलिए गलत है, ठीक। कलानुक्रमित आयु प्रत्यक्ष संबंधित है, यह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये अनुक्रमित, यानी कि 1 जो है आपका वास्तविक आयु होती है। कौन सा? 1 वास्तविक आयु, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं, या व्युत्क्रमित संबंधी कह सकते हैं। जबकि कलानुक्रमित आयु व्युत्क्रमी है। देखिए यहाँ पे ये वाला सही है कंडीशन, सी वाला कंडीशन आपका सही है। तो कलानुक्रमित आयु संबंधी जो है 1/, जो है वास्तविक आयु होता है, तो ये वाला विकल्प आपका सही है। और बौद्धिक तथा कलानुक्रमित दोनों आयु जो है प्रोपोर्शनल है, दोनों आयु प्रोपोर्शनल नहीं है। आप जानते हैं कि पहला जो है मेंटल एज
जो है मेंटल एज को ही बौद्धिक क्षमता कहते हैं, बौद्धिक जो है एज है, और वास्तविक एज जो है कालानुक्रमिक है, जो कि वास्तविक आयु जो है व्युत्क्रमानुपाती है। कौन सी? जो सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। तो आपको उम्मीद है कि यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। ठीक, 7वां है कि 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? 16 पीएफ का मतलब हो गया यह पर्सनालिटी जो है, पर्सनालिटी फैक्टर हो गया। कौन सा? पर्सनालिटी फैक्टर जो होता है व्यक्तित्व मापन। कौन सा? व्यक्तित्व मापन। तो यहाँ पे व्यक्तित्व का मापन किया जाएगा, किसमें? व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाएगा। तो इसमें सीलगुड़ सिद्धांत जो है कैटल महोदय ने, कौन से? कैटल महोदय ने सीलगुड़ सिद्धांतों को अपने अनुसार इसमें व्यक्त किया और इसमें 16 सीलगुड़ सिद्धांतों को जो है मापा। ठीक, तो जो है व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाएगा। इसमें जो है ईमानदारी, सत्यता जो है कि और सत्य, अहिंसा, बहुत सारे ऐसे सीलगुड़ सिद्धांत है जिसमें इसको प्रतिपादित किया गया। तो यहाँ पे 7वां का कह सकते हैं व्यक्तित्व का जो है मापन किया जाएगा। कौन सा? व्यक्तित्व का मापन 16 पीएफ में किया जाता है। जोरसा स्याही धब्बा परीक्षण जो होता है वो भी व्यक्तित्व का मापन करता है। तो बहुत सारे ऐसे परीक्षण है जो व्यक्तित्व का मापन करते हैं। हर व्यक्ति अलग अलग भिन्न का होता है, अलग अलग उसमें गुण होते हैं, अलग अलग बुद्धि लब्धि होती है, तो अलग अलग प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। तो यहाँ पे जो है 16 पीएफ जो है व्यक्तित्व का मापन करता है। अगला क्वेश्चन है कि 8वां है कि बुद्धि का तरल मोजेक जो है, तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? कौन सा? तरल मोजेक जो है मॉडल किसने दिया था? पहला ऑप्शन है कि आपका कैटल ने दिया था, गिलफोर्ड ने दिया था, या थर्स्टन ने दिया था, स्पीयरमैन ने दिया था। देखिए बुद्धि का जो तरल जो है मॉडल दिया था, किसने दिया? कैटल ने दिया था। कौन सा? मोजेक मॉडल। आप ये तरल मोजेक मॉडल इसको याद रखिएगा, क्योंकि अगर खाली आप बुद्धि का मापन करने जाएंगे तो वहाँ पे साइमन बीने हो जाएंगे जो बुद्धि का मापन करते हैं, जबकि यहाँ पे आपका बुद्धि का तरल जो है मोजेक मॉडल जो होगा वह कैटल के द्वारा किया जाएगा। जबकि जो है गिलफोर्ड जो है बुद्धि का जो है, या कह सकते हैं कि इन्होंने जो है कि संरचनात्मक, कौन सा? संरचनात्मक बुद्धि का जो है मापन किया था, या कह सकते हैं बुद्धि का जो है सिद्धांत दिया था। कौन सा? संरचनात्मक बुद्धि का सिद्धांत। और थ्रस्टन क्या थे? यह है समूह, कौन सा? समूह जो है कारक बुद्धि, कौन सा? समूह कारक बुद्धि का जो है सिद्धांत दिए थे। और स्पीयरमैन जो है द्विकारक, कौन सा? द्विकारक सिद्धांत जो है बुद्धि का दिया था। सभी ने बुद्धि का सिद्धांत दिया, सभी का बुद्धि का अलग अलग सिद्धांत है। बुद्धि का तरल सिद्धांत आपको कैटल में याद रखना है, गिलफोर्ड में संरचनात्मक बुद्धि में, और थ्रस्टन जो है समूह बुद्धि कारक सिद्धांत का सामान्य जो है इनमें सामान्य और विशिष्ट में दिया था। और जो है स्पीयरमैन है इन्होंने जनरल फैक्टर और जो है स्पेसिफिक फैक्टर में द्विकारक सिद्धांत के बारे में बताया था। यहाँ पे 8वां का जो है पहला ही विकल्प सही हो जाएगा, बाकी और सभी विकल्पों को भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि 9वां है कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान कौन सा है? कौन सा? बच्चे का संज्ञानात्मक विकास के लिए पहला ऑप्शन है कि खेल का मैदान, बी है सभागार है, सी है घर है। कौन सा घर है? या विद्यालय में कक्षा का वातावरण। देखिए संज्ञानात्मक विकास का जो उत्तम तरीका होता है वह है विद्यालय में कक्षा का वातावरण। कौन सा? विद्यालय में कक्षा का वातावरण हो रहेगा, यानी कि कक्ष में जो है कक्षा कक्ष में, कौन सा? कक्षा कक्ष में कह सकते हैं कि जो वातावरण मिलता है बालक के, वह सबसे ज़्यादा उत्तम तरीका होता है उसके सृजनशील में, यानी कि सृजनात्मकता से जो है उसको सूचनाओं को ग्रहण करने, या कह सकते हैं संवेदी विकारों को जो है उसको ग्रहण करने में सबसे ज़्यादा उत्तम तरीका जो है विद्यालय में ही होता है। विद्यालय में विभिन्न प्रकार के छात्र रहते हैं जो उनके संसाधन के रूप में भी प्रयोग करते हैं। अलग अलग प्रकार के व्यक्तित्व वाले जो है बालक होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो है उनकी अलग अलग सोच होती है। तो इस प्रकार कह सकते हैं इसका जो है सबसे सटीक तरीका जो है 9वां का जो है डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10वां है कि अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? कौन सा? अभिप्रेरणा का स्रोत पहला है आवश्यकता है, चालक है, प्रेरक है, इच्छा है। देखिए अभिप्रेरणा जो होता है अब्राहम मैस्लो, कौन सा? अब्राहम जो है अब्राहम मैस्लो जो है, मैस्लो ने आवश्यकता का एक सिद्धांत दिया था। किसका? आवश्यकता का सिद्धांत दिया था। इन्होंने बताया था कि जो आवश्यकता का मूल स्रोत होता है वह एक अभिप्रेरणा का होता है। कौन सा? आवश्यकता का जो है एक अभिप्रेरणा का जो मूल स्रोत होगा वो कौन सा? आवश्यकता होगा। कौन सा? आवश्यकता होगा। तो यह कह सकते हैं कि आवश्यकता का सिद्धांत जो है एक प्रकार का अभिप्रेरणा से काम करता है। तो ये दोनों एक तरह से संबंध करेंगे, यानी कि अभिप्रेरणा का तात्पर्य किसी कार्य के उत्सुक होने या प्रेरित होने की बात इसमें की गई। यानी कि जब व्यक्ति की आवश्यकता होती है तभी वह किसी कार्य के लिए प्रेरित होता है या किसी कार्य को करने का प्रयास करता है। तो कह सकते हैं अब जो है इन्होंने क्या प्रकार के दिया था? अब्राहम मैस्लो ने जो है कि आवश्यकता का सिद्धांत में इन्होंने 5 प्रकार का जो है कार्य दिया था। कौन सा? 5 प्रकार का इन्होंने कार्य दिया था। 5 प्रकार कौन कौन सा है आप उसको नोट कर सकते हैं। जो अभिप्रेरणा का सिद्धांत था उन्होंने दिया कि कौन सा? शरीर, कौन सा? शरीर है, यानी कि शरीर की जो आवश्यकता होगी, शरीर में किस प्रकार की आवश्यकता है। उसके बाद सुरक्षा है, ठीक, सुरक्षा है। उसके बाद सामाजिक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। सम्मान है, कौन सा? सम्मान है। एक है आत्मानुभूति, कौन सा? आत्मानुभूति,
यह है जो है कि 5 प्रकार है, पहला है, दूसरा है और तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा है। देखिए आवश्यकता का जो सिद्धांत है अब्राहम मैस्लो द्वारा दिया गया है। अब प्रेरणा के सिद्धांत में शरीर आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, सामाजिक की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता, अनुभूति की जो है आत्मानुभूति की आवश्यकता, यानी कि कह सकते हैं अब्राहम मैस्लो के द्वारा ये महत्वपूर्ण जो है 5 प्रकार के दिया गया है। तो ये आप पांचों को आप नोट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, हर एग्जाम में पूछा जाता है। कभी कभी जो है कि सबसे निम्न स्तर का पूछा जाता है, तो शरीर जो है, शरीर का जो आवश्यकता होती है सबसे निचला स्तर होता है, जबकि सबसे ऊपरी स्तर जो होता है आत्मानुभूति जो है ऊपरी स्तर होता है। तो यहाँ पे 10वां का ए वाला विकल्प जो है आवश्यकता या आवश्यकता का सिद्धांत या सबसे ज़्यादा जो है प्रेरणा के लिए जो स्रोत होगा वह आवश्यकता ही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन 11वां है कि व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है। पहला है सीखना है, सोचना है, क्रिया जो है करना है और कल्पना करना है। कौन सा? कल्पना करना है। देखिए यहाँ पर जो है व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन, कौन सा? व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कौन दिया था? किम्बले। किम्बले के अनुसार जो है, किम्बले आपको इसको नोट करना है। किम्बले के अनुसार इन्होंने बताया था जो पुनर्वलित अभ्यास होता है, कौन सा? पुनर्वलित अभ्यास जो होता है वह फलस्वरूप व्यवहार जन, यानी कि व्यवहार में जन के अस्थायी जो है परिवर्तन के कारण होता है। कौन सा? अस्थायी परिवर्तन कर सकते हैं। उसमें व्यवहार के माध्यम से जो बालक सीखेगा वो एक प्रकार के अस्थायी क्रिया के कारण होगा, यानी कि उसमें जो सीखने की क्षमता होगी वह अस्थायी रूप से होगी। तो यहाँ पे 11वां का पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 12वां क्वेश्चन है, 12वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? देखिए स्मृति से संबंधित नहीं है। स्मृति आप सभी जानते हैं कि किसी वस्तु को धारण करना या याद करना या पहचान करना, बहुत सारी ऐसी क्रिया है जिसमें हम सफल होते हैं तो वह स्मृति के अंतर्गत आती है। कौन सी? विषय वस्तु किसी को जब याद करने में सफलता प्राप्त होती है, किसी वस्तु को धारण करने में सफलता प्राप्त होती है, वह स्मृति के अंतर्गत आएगी। स्मृति में कौन कौन सा है? स्मृति का पॉजिटिव पॉइंट पहचान है, धारण करना है और पुनः स्मरण है, जबकि अनुभूति नहीं है। कौन सा? तो यहाँ पे नहीं वाला ऑप्शन पूछा है तो डी वाला हो जाएगा। अनुभूति जो होता है, यानी कि जो स्मृति के संबंधित नहीं है या स्मृति के कारण में इसको नहीं गिना जाता, तो ये तीनों गिना जाता है, तो इसको भी आपको नोट करके रखना है। अगला क्वेश्चन है कि 13वां है कि मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है। देखिए अभी हमने आपको डिस्कस किया कि मैस्लो सिद्धांत, इसने क्या दिया था? आवश्यकता का सिद्धांत। कौन सा? मैस्लो के अभिप्रेरणा का सिद्धांत को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जो आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है। क्या? आवश्यकता का सिद्धांत। सभी में आवश्यकता है। पहला होता है कि शरीर रचना का, कौन सा? शरीर का जो है शरीर की आवश्यकता होती है, सुरक्षा की आवश्यकता होती है, सामाजिक की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता, आत्मानुभूति की आवश्यकता, मतलब उसमें सभी की आवश्यकता है। तो कह सकते हैं अभिप्रेरणा जो होता है, मैस्लो की अभिप्रेरणा जो है आवश्यकता सिद्धांत पर ही कार्य करता है। पांचों आवश्यकता आप लिख सकते हैं। पहला है जो है शरीर है, हमने अभी डिस्कस किया, शरीर है। सुरक्षा है, कौन सा? सुरक्षा है। सामाजिक है, कौन सा? सामाजिक है। उसके साथ साथ आपका सम्मान है, सम्मान है। ठीक, उसके बाद अनुभूति है, कौन? आत्मानुभूति, आत्मानुभूति। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 14वां क्वेश्चन है, प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर होती है? कौन सी नेतृत्व शैली? यहाँ प्रधानाध्यापक और वरिष्ठ के लिए सत्ताधारी, सत्याधारी तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रजातंत्र, ये प्रजातंत्र होना चाहिए। हस्तक्षेपीकृत भी नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो जो बी विकल्प है आपका, जो प्रजातंत्र की भावना हमेशा होना चाहिए। विद्यालय हो या किसी जो है कक्षकारी हो, वहाँ पर जो है प्रजातंत्र की भावना होगी तो बालक एकदम सुरक्षा की भावना जो है बनाए रखेंगे, साथ ही साथ वह सुचारू रूप से अधिगम को जो है ग्रहण भी करेंगे। तो यहाँ प्रजातंत्र की भावना सर्वाधिक होनी चाहिए। तो 14वां का बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। 15 क्वेश्चन है कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। पहला है सैफर का है या हाइडफील्ड का है या ड्रेवर का है या लैडेल का है? किसका? लैडेल का। देखिए यहाँ पे जो है मानसिक जो है स्वास्थ्य के नियमों को खोजना, उन्हें बनाए रखने का जो मेन जो है लाइन दिया है वह ड्रेवर महोदय के अनुसार दिया गया है। कौन सा? ड्रेवर के अनुसार यह लाइन दिया गया है कि उनके द्वारा जो मानसिक जो है स्वास्थ्य के लिए जो है इन्होंने खोज की थी, उनके ऊपर यह जो है लाइन जो है लिखी हुई है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि 16वां है, चेस तथा कार्ड को जो है, कौन सा? चेस है और कार्ड को निम्न में से किसमें जो है किस में वर्गीकृत किया जा सकता है? जो चेस होता है आप सभी जानते हैं कि चेस जो है एक खेलने वाला जो खेल होता है। पहला ऑप्शन है कि लड़ाई वाले खेल, या कह सकते हैं लड़ाई वाले खेल के बाद जो है बौद्धिक खेल या प्रायोगिक खेल या गतिमान खेल। कौन सा?
गतिमान खेल। देखिए यहाँ पे आप प्रायोगिक खेल भी नहीं कर सकते हैं, लड़ाई भी। यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा बौद्धिक खेल उसमें, क्योंकि बहुत सारे जो है कि वहाँ पे प्याले होते हैं जिसको आपको अपने बौद्धिक क्षमता के अनुसार उसको लगाना रहता है कि वजीर कहाँ लगाना है, कि हाथी कहाँ लगाना है, कि उसका सैनिक कहाँ लगाना है। तो वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी होती है? बौद्धिक क्षमता की। तो कह सकते हैं जो ये चेस वाला जो कार्ड का खेल होता है वह बौद्धिक खेल के अनुसार जो है शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे बौद्धिक वाला खेल को आपको ऑप्शन में लगाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है 17वां कि अभिवृत्ति संप्रत्यय। कौन सा अभिवृत्ति संप्रत्यय? पहला है संज्ञान परक है, या क्रिया परक है, या संवेगात्मक परक है, या ये सभी है। कौन सा? अभिवृत्ति जो संप्रत्यय होता है ये सभी होता है। कौन सा? ये सभी होता है। उसमें संज्ञान भी होगा, क्रिया भी होगा और संज्ञानात्मक भी होगा। यानी किसी भी विषय वस्तु या विषय को या घटना के प्रति अगर किसी का दृष्टिकोण या मानसिक अभिवृत्ति होती है तो ये सभी उसके अंतर्गत क्रियाएं शामिल होगी। तो कह सकते हैं तो ये संज्ञान भी उसके अंतर्गत होता है। वह यानी कि बालक जो है संज्ञानात्मक कार्य करेगा या क्रिया करेगा, जो है संवेग करेगा, सभी ऑप्शनों को शामिल किया जाएगा। तो डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 18वां है कि मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि। कौन सा? मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि सीखने की क्षमता है। बिल्कुल सही है कि बुद्धि जो होती है वह सीखने वाली क्षमता है। हमेशा कुछ न कुछ व्यक्ति सीखता रहता है। वह एक जो है कि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, जो बुद्धि के कारण व्यक्ति अमूर्त चिंतन भी करता है। कौन? बुद्धि के कारण व्यक्ति अमूर्त चिंतन भी करता है। आप देखिए यहाँ पे आपको ए या बी के में से कोई एक विकल्प नहीं, यहाँ पे दोनों विकल्प सही है। तो यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, जो 18वां का है कि यहाँ पे जो है कि मनोवैज्ञानिकों अनुसार जो है बुद्धि जो है सीखने की क्षमता, अमूर्त चिंतन भी होती है। साथ ही साथ इसमें समायोजन भी होता है। कौन सा? समायोजन करने की जो योग्यता होती है वह भी होता है। यानी कि समायोजन भी कर सकता है कोई भी कार्य अगर बुद्धि के माध्यम से समायोजन करने की क्षमता इसमें विकसित होती है। तो यहाँ पे कह सकते हैं 18 का जो है डी वाला विकल्प आपका सही है। 19 है कि प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है। कौन सा? प्रेरणा। कौन सा? प्रेरणा का संबंध उपलब्धि से है। अधिगम का संबंध किससे होगा? तर्क से, चिंतन का, या बोध से, या विवेक से। कौन सा? अधिगम जो है आप समझे कि सबसे पहले आपने क्या देखा कि अधिगम जो होता है वह एक प्रकार का बोध होता है। कौन सा? बोध, यानी कि जो सीखने की प्रवृत्ति होती है बोधात्मक होती है, बौद्धिक होती है। तो कह सकते हैं अधिगम जो है, अधिगम का संबंध किससे है? बोध से है। और प्रेरणा का संबंध किससे है? उपलब्धि से। प्रेरणा जो है मिलेगी तो उपलब्धि मिलेगी, अधिगम मिलेगा तो बोध, यानी कि बोध का संबंध होगा। तो यहाँ पे बी सी वाला विकल्प आपका 19 का सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है कि थार्डाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है? पहला ऑप्शन है शारीरिक गठन और सकल सूरत। कौन सा? सकल सूरत। उसके बाद रचनात्मक और मौलिकता है। सी है कि समायोजन और बुद्धि है। और डी है चिंतन और जो है कल्पना है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें ए में जो है कि आप जो है शरीर रचना के आधार पर जो है अंतर्मुखी या बहिर्मुखी की अगर बात की जाए तो शरीर रचना के आधार पर या शरीर के गठन के आधार पर युंग महोदय ने जो है युंग ने बताया था कि उसमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है। जबकि हमको थार्डाइक को व्यक्तित्व का वर्गीकरण करना है। थार्डाइक ने चिंतन और कल्पना के आधार पर बताया था। कौन से? चिंतन और कल्पना के आधार पर थार्डाइक ने व्यक्तित्व का जो है वर्गीकरण किया। इन्होंने जो है चिंतन और व्यक्तित्व में 3 प्रकार जो है मुख्य दिए। इन्होंने क्या दिया? एक जो है सूक्ष्म होता है। कौन सा? सूक्ष्म विचारक जो है व्यक्ति होता है। और उसके बाद एक है प्रत्यक्ष विचारक। कौन सा? प्रत्यक्ष है। और एक है स्थूल। स्थूल। कौन सा? स्थूल है। पहला है सूक्ष्म है, प्रत्यक्ष है और ये स्थूल है। तो इसको आपको नोट कर सकते हैं कि चिंतन का जो है थार्डाइक के अनुसार जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया है वह सूक्ष्म, प्रत्यक्ष और स्थूल। जबकि युंग के अनुसार जो है अंतर्मुखी बहिर्मुखी में किया गया है कि उसमें जैसे जो है कि किस प्रकार जो है व्यक्तित्व में लंबकाय, सुडोलकाय और गोलकाय का व्यक्तित्व उन्होंने डिसाइड किया है। तो डी वाला जो है विकल्प 20वां का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है? कौन सा भूलने का सिद्धांत? पहला है प्रतिस्पर्धात्मक अवरोध है, या प्रतीपकारी अवरोध है, बोधितम अवरोध है, या प्रतिच्छाई के जो है अवरोध है। देखिए यहाँ पे जो है आपका बी वाला विकल्प जो है प्रतीपकारी। कौन सा? प्रतीपकारी जो होता है यह भूलने का जो है यानी कि विषय वस्तु को जो भूल जाता है। कौन सा? जो विषय को जो भूलने या कह सकते हैं मौलिक रूप से वह धारण नहीं कर पाता है या उसमें त्रुटि हो जाती है या किसी प्रकार से वह सिद्धांत को भूल जाता है, तो यह प्रतीपकारी अवरोध के अंतर्गत आता है। तो 21 का जो है आपका बी वाला विकल्प सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि 22 है कि निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं, कौन से सिवाय, एक के सिवाय, कौन सा सभी दर्शाते हैं, एक के सिवाय, कौन सा के सिवाय। पहला भगनाशा के सिवाय, या तनाव के सिवाय, संबंध के सिवाय, या चिंता के सिवाय। देखिए यहाँ पे संबंध के सिवाय, भगनाशय के सिवाय जो है मानसिक विकार जो है दर्शाया जाता है। मानसिक विकार में जो है तनाव जो है मानसिक विकार होता है, उसका लक्षण हो सकता है, तनाव भी हो सकता है और भगनाशा भी हो सकता है। भगनाशा मतलब क्या हो गया, जो भगनाशा का अर्थ होता है कि भूल, कौन सा भूल या त्रुटि कर सकते हैं, भूल या त्रुटि भगनाशा के अंतर्गत आएगा। जो मानसिक होता है जिसे हम चिंता कहते हैं, कौन सा चिंता कहते हैं, तो मानसिक में चिंता भी आ जाएगा। तो यहाँ भगनाशा, चिंता और जो है तनाव, चिंता, ये सभी जो है ये इसके जो है कि लक्षण होते हैं मानसिक के, ठीक। तो ये आपका संबंध जो होता है, कौन सा जो संबंध होता है, ये मानसिक विकार को जो है नहीं दर्शाता है एक के सिवाय, ठीक। तो ये सभी दर्शाते हैं। तो यहाँ पे एक के सिवाय पूछा है तो संबंध के सिवाय में आंसर इसका हो जाएगा, ठीक। अगर कोई कहता है कि मानसिक में जो है विकार जो है लक्षण जो है दर्शाता है, तो यहाँ पे ये सभी हो जाता है, दर्शाता है, जबकि संबंध नहीं हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 23वां है कि विकास के किस काल को अत्यधिक तनाव व जो है दबाव का काल कहा जाता है। पहला है किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, या मध्यावस्था, और डी है कि वृद्धावस्था, कौन सा वृद्धावस्था। देखिए आपको किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जो 12 वर्ष से जो 18 वर्ष की एज होती है, इसी को ही कहा जाता है अत्यधिक दबाव व तनाव की अवस्था। कौन सी अत्यधिक दबाव व तनाव की अवस्था। जबकि प्रौढ़ावस्था जो होती है 18 के ऊपर की अवस्था होती है। मध्यावस्था जो है मध्य अवस्था कह सकते हैं, या कह सकते हैं बाल्यावस्था भी इसके अंतर्गत आ सकता है। तो यह बाल्यावस्था में जो होगी वह बालक के एज का होगा, 6 से 12 वर्ष वाली जो है मध्यावस्था या बालक की अवस्था के अंतर्गत इसको नोट किया जाता है। तो यहाँ पे 23 का जो है विकल्प आपका ए वाला सही है। अगला क्वेश्चन है कि 24 है कि पावलोव ने सीखने के अनुबंधक प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन डैश 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 में प्रयोग करके किया था। कौन सा पावलोव के द्वारा। पहले पावलोव ने खरगोश पे या चूहे पर, कुत्ते पर, बिल्ली पर। देखिए चूहे पर किसने किया था, स्किनर ने किया था। कौन स्किनर, बीएफ स्किनर जिसे हम कहते हैं, इसने चूहे पे किया था। कुत्ते पे किया था पावलोव ने, कौन सा पावलोव जो है कुत्ते पर। बिल्ली ने जो है थार्नडाइक पर, कौन सा जो है थार्नडाइक जो है बिल्ली पे जो है अपना प्रयोग किया था। तो यहाँ पे आपका आंसर सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। पावलोव ने जो है कुत्ते पर जो है अपना प्रयोग किया था, ठीक। अगले बात क्वेश्चन है कि 25वां है कि सीखने का वक्र। कौन सा सीखने का वक्र, यानी कि सीखने की जो अपनी गति होती है कैसी होती है। पहला है कि सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं, बी है सीखने की मौलिकता का सूचक है, या डी कह सकते हैं, सी कह सकते हैं सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक, या डी कह सकते हैं सीखने के रचनात्मकता के सूचक है। देखिए सीखने का जो मेन वक्र होता है वह प्रगति होती है, यानी कि जो आपकी प्रगति होगी वह सीखने के जो सूचक होगा। तो पहला विकल्प हम कह सकते हैं सही है। सीखने का जो है एक समान कभी भी कार्य नहीं होता, उसमें प्रगति हमेशा होती है, यानी कि कभी सीखने में जो है कि अत्यंत वृद्धि हो जाती है, कभी जो है मंद हो जाती है, कभी जो है निरंतर चलती रहती है। तो यह एक सीखने का उत्पन्न कर सकते हैं कि कह सकते हैं आपका सीखने का वक्र होता है। सीखने पे वक्र जैसे कि उत्तोदर भी वक्र होता है, नतोदर भी वक्र होता है, या मिश्रित वक्र भी होता है। तो यहाँ पे सीखने वाली इस प्रकार के जो है कई वक्र जो है शामिल किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला ही विकल्प इसका सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि 26 है कि अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए। पहला है विषय वस्तु का ध्यान देना चाहिए अध्यापन के समय, बिल्कुल नहीं। वह क्योंकि विद्यार्थियों की आयु की, बिल्कुल नहीं, यह आयु की सीमा उसमें निर्धारित नहीं की जाएगी। वैयक्तिक भिन्नता, देखिए सबसे अधिक जो है महत्वपूर्ण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो विशेषता होती है भिन्नता होती है। कौन सा सबसे महत्वपूर्ण जो है वैयक्तिक भिन्नता, यानी कि बालक जो होता है हर प्रकार का बालक मिलेगा आपको, जो है कि कोई बालक जो है ज़्यादा सृजनशील होगा, कोई किसी बालक की बुद्धि लब्धि कम होगी, किसी की अधिक होगी, कोई बालक जो है ज़्यादा चंचलशील स्वभाव का होगा। तो आपको व्यक्तित्व में भिन्नता जो है आपको सर्वाधिक जो है ध्यान में रखना चाहिए, यानी कि उसकी अलग अलग व्यक्तित्व का बालक अलग अलग क्षेत्र का है, यानी कि उसके जो है अलग अलग परिवार, अलग अलग समाज से, अलग अलग वातावरण से आया हुआ बालक है। तो उसमें अध्यापक जो है अध्यापन के समय जो है अध्यापक का मेन कार्य जो है व्यक्तित्व भिन्नता में करना चाहिए। विद्यार्थियों को पारिवारिक पृष्ठभूमि, तो पारिवारिक पृष्ठभूमि से उससे कोई मतलब नहीं रहेगा, उसके जो है व्यक्तिगत भिन्नता से सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण में ध्यान देना चाहिए। जो है 26 का आपका तीसरा विकल्प जो है सी वाला विकल्प आपका सही है। अगला है 27 है कुर्ट लेविन के अनुसार। कुर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं डैश, समूह में कौन सा परिवर्तन होता है कुर्ट लेविन के अनुसार। पहला है परस्परता कहते हैं, या रचनात्मकता कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं, या संगति कहते हैं। कौन सा गतिशीलता या संगति कहते हैं। देखिए
जो कुर्ट लेविन है, कुर्ट लेविन के अनुसार बताया गया है कि उन्होंने बताया कि जो समूह परिवर्तन होता है, यानी कि समूह के अंतर जो गति होगी, यानी कि गतिशीलता में सबसे ज़्यादा परिवर्तन देखा जाता है। यानी कि गतिशीलता जो है समूह में अधिक होती है। समूह में किसी भी चीज़ को पढ़ाया जाए या चर्चा किया जाए, वह गतिशील होता है, वह सर्वाधिक गतिशील होता है, या उसको कह सकते हैं कुर्ट लेविन के अनुसार यह कथन कहा गया। तो यहाँ पर यह भी एक फैक्ट है कि कुर्ट लेविन ने क्या कहा है, तो गतिशीलता का सिद्धांत ही कहा है। ठीक। 28वां क्वेश्चन है कि मानसिक स्वास्थ्य और जो है डैश 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 में घनिष्ठ संबंध है। कौन सा घनिष्ठ संबंध है? पहला ऑप्शन है कि अभिवृद्धि है, और दूसरा है कि अस्वीकार्यता है, और सी है कि बचने से है, और उसके बाद समायोजन से। देखिए मानसिक जो है स्वास्थ्य है, मेंटल जो है हेल्थ है, वह सबसे ज़्यादा घनिष्ठ संबंध जो है समायोजन से करता है, साथ ही साथ वातावरण से करता है। कौन से? वातावरण से समायोजन, और वातावरण से जो है मानसिक स्वास्थ्य का जो है संबंध होता है। मानसिक स्वास्थ्य में जैसे कि किस प्रकार का समायोजन मिल रहा है व्यक्ति को, और किस प्रकार का उसके संकेत मिल रहा है, तो इसमें स्वास्थ्य में व्यक्ति का संकेतक का काम जो है वातावरण और जो है समायोजन करता है। वातावरण और समायोजन ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि 29 है कि निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक जो है स्वतंत्रता देता है? कौन सा अधिगमकर्ता? यानी कि पहला है कि रचनावाद को, बी है क्रियाशीलतावाद को, उसके बाद सी है कि व्यवहारवाद को, सृजनशीलतावाद को, डी वाला है। तो देखिए अधिगमकर्ता को जो है कि अधिक स्वतंत्रता तभी मिलेगी जो है वह बालक को, यानी कि बालक की जो है सृजनशीलता की जो है विशेषता होगी। वह बालक जो है विचारों से, नए विचारों से या रचनाओं से जो है कि अपने कार्य को करने या भरपूर जो है कह सकते हैं कि स्वतंत्र रूप से वह खोजने में या करने में जो है सृजन होगा। तो यह अधिगमकर्ता को जो है सृजनात्मकतावाद कह सकते हैं। ठीक। तो यहाँ पे स्वतंत्रता देता है। तो 29 का आप डी वाला विकल्प इसका लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 30वां है, निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? पहला है मिश्रित विधि और विचार सहायक विधि। कौन सा? विचार सहायक विधि, ए और बी दोनों है, और उपरोक्त में से कोई नहीं है। देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए मिश्रित जो है विधि है, मिश्रित विधि कह सकते हैं कि इसमें विचारों का जो है मिश्रण होता है। पहले जो है कि पूरे पाठ को, यानी कि जितना भी पाठ है उसको मिक्स से जो है पढ़ा जाता है मिश्रित विधि में। चाहे कोई भी पाठ हो, कोई भी लेवल हो, पूरे पाठ को एक बार पढ़ लिया जाता है। विचार जो है विचार सहायक विधि जो होता है, इसमें उसको खंड में विचार किया जाता है, यानी कि पहले पूरे पाठ को पढ़ना है, उसके बाद जो है खंड खंड में विचार करना है। तो यहाँ पे कह सकते हैं स्मरण करने की जो विधि होती है ये दोनों शामिल है। तो यह सी वाला विकल्प लगा सकते हैं। स्मरण करने की बहुत सारी विधियाँ हैं, जैसे खंड खंड में, रटंड विधि, या बहुत सारी ऐसी विधि है जो इसको जो है स्मरण के अंतर्गत याद रखा जाता है। स्मरण आप सभी जानते हैं कि जो मेमोरी होती है उसको जो है किसी भी विषय वस्तु को याद करने या धारण करने की सफलता ही स्मरण कराती है। तो स्मरण में ये सभी आ जाएंगे। उम्मीद है कि 30 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।